हेलो एवरीवन, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पीसीएस क्रांति चैनल पर सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन, घटनाचक्र के सभी विषयों का अध्यावार सॉल्व करवाया जा रहा है। इस क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पूर्वावलोकन की घटनाचक्र को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्लास में हम चुनाव आयोग से आए हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसका जो थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। हम सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल पूछा है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अभी हमने देखा अनुच्छेद 324। अगला सवाल है, भारत के चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो यह गलत है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को की गई थी। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1955 से लागू है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है तथा राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले है होता है। इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है। आइए देखते हैं, भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी और स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 15 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग एक सदस्यीय था जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः चुनाव आयोग में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से आयोग 3 सदस्यीय है। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है तथा उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। इस तरह से विकल्प ए, बी और डी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के सदस्यों तथा अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेते हैं और ऐसी राय के अनुसार कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग के पास परामर्शदात्री अधिकार भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। तो इसमें जो गलत कथन दिया गया है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि इनके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। वर्तमान में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं तथा इनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ से भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतु के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है तथा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष के रूप में
कार्य करता है। तथापि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की शक्तियां समान होने के कारण उनके बीच किसी मामले में मतभेद होने पर मामले का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि उनको वेतन भी समान मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये कथन भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है। तो इस तरह से जो सही ऑप्शन बी है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो ये सही है। भारत के निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहेगा। ये भी कथन सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ये कथन गलत है। इस तरह से ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड सही है, जबकि थर्ड गलत है, क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को, न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित एवं प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका नियुक्ति प्राधिकारी होता है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ऑप्शन सी सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(5) की परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में स्थान 6ठा है। राज्यों के राज्यपाल 4थे स्थान पर आते हैं तथा राज्य विधानसभा अध्यक्ष 14वें स्थान पर आते हैं। इस प्रकार को दिए गए विकल्प में कोई भी सत्य नहीं है। अगला सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन है, संसद और राज्य विधानमंडलों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। निर्वाचन आयुक्त को पद हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं तो संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। जबकि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण देना ये चुनाव आयोग का काम है। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बी में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं करता है। अनुच्छेद 356(5) के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो।
और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा के आम निर्वाचनों में समस्याओं के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। बाकी मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकायों का नहीं किया जा सकता है। संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के तथा 243 ZA के तहत पंचायतों एवं नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों का चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अगला सवाल है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये लोकसभा का कार्य नहीं है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी नहीं है। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय इस सवाल में कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन संबंधित सदन द्वारा उस सदन के सदस्यों में से ही किया जाता है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 243 ZA के तहत संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय न्यायपालिका करती है। इस तरह से इन कथनों में कोई भी कथन सही नहीं है। अगला सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना, नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपर्युक्त कथन में से केवल तीसरा सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया जाता है, न कि गृह मंत्रालय द्वारा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, जबकि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सब चुनाव आयोग के काम है। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली अपने यहाँ नहीं है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली भी अपने यहाँ नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन ए 1 और 2 सही हो जाएगा।
भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। अगला सवाल है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है। इनके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर जो निर्हरता होती है उससे संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति या फिर अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग की करते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेंगे? तो वह निर्वाचन आयोग की लेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ऑप्शन डी सही है। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह राशि खो देता है। यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। अगला सवाल है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है तो यह संसद को अधिकार प्राप्त है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सदन के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्धि कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्ष की अवधि हेतु कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान उसके बाद 6 वर्षों की अवधि हेतु सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अब कथन है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कथन है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य तथा आर सत्य। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ए सत्य तथा आर असत्य है। कैसे? क्योंकि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है, उन पर बाध्यकारी नहीं होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। अगला सवाल है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है तो यह एक विधिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार जो इलेक्टोरल राइट्स को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने न होने अथवा उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या न लेने तथा चुनाव में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देवी घोषाल एवं अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक या वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है तो यह एक विधिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? अगेन वैधानिक अधिकार है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में तो 1989 के आम चुनाव में।
61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो 61वें संशोधन 1989 से कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो 61वें संशोधन द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है। तो यह मतदाताओं की आयु घटाए जाने से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 326 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्र विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 326 करता है। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है तो 18 वर्ष है। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो वह 85 वर्ष है। 1 मार्च 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 27 में संशोधन कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा अर्थात घर से मतदान करने की पात्रता आयु को 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के 2024 के आम चुनाव में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई। अगला सवाल है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है या वयस्क मताधिकार का आधार होगा? तो ये सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये कथन भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, तो दिए गए सारे ही कथन सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो इनमें से एक से अधिक अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य और एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समनुरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा तथा लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि सहित कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी तथा कतिपय नए अनुच्छेद उपबंध भी जोड़ने होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।
इस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर देश में लोकसभा और राज्य क्षेत्र विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के उद्देश्य से संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधेयक 2024 लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो ये तुषार मेहता नहीं है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, और इसका जो गठन किया गया था वो 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इस समिति के जो अन्य अध्यक्ष हैं उसमें अमित शाह हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, NK सिंह हैं, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं तथा संजय कोठारी हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल इस समिति में विशेष आमंत्रित तथा डॉक्टर नितिन चंद्र सचिव के रूप में शामिल थे। इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। अगला सवाल है, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो ऑप्शन ए सही है। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में लगभग कितनी है? तो यह 714 मिलियंस थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोकता है। 1951 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिसने उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। इसका सॉल्व देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में तथा 1996 में हुए संशोधन के तहत धारा 33(7) में यह प्रावधानित किया गया कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस तरह कथन एक सही नहीं है। कथन 2 भी गलत है क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1951 के लोकसभा चुनाव में केवल रोहतक से चुनाव लड़ा था तथा वो पराजित हुए थे। कथन 3 में यह वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया है। इस तरह से कथन 3 भी गलत है। यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। अगला सवाल है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों को चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकेगा। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है। 1, 2 और 4 गलत है, जबकि तीसरा कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। तीसरे कथन में है, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, तो खड़ा हो सकता है। इसलिए कथन तीसरा गलत हो जाएगा। 1996 का लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर आधारित था। जब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या 2 से अधिक सीटों के लिए उप निर्वाचन में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता था। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है तो वह निर्वाचन सुधारों से है। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो इसमें कथन 1 और 3 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
वर्ष 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन एवं उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तीसरा कथन 2 सही है, जबकि कथन तीसरा गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है एक ही, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। पहले आए सब ले जाए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रचलित है। राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 क्रियाविधि तथा दी गई हैं, निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। क्रियाविधि है, चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। तो दूसरा है, चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं दिया है। तो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है, तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिनमें मतदाताओं की उदासीनता, स्थानीय मौसम एवं अन्य कारकों का प्रभाव, मतदाताओं की राजनीतिक प्रक्रिया में अरुचि बढ़ना आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः मतदान के लिए निर्धारित दिन और समय निर्धारित होता है तथा चुनाव की प्रक्रिया अत्यधिक व्यय साध्य भी होती है। इसी प्रकार संविधान द्वारा देश में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। चुनाव के समय मतदान के लिए जन जागरूकता द्वारा प्रेरित करना ही इस संदर्भ में समुचित उपाय हो सकता है। अतः क्रियाविधि न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? वह M3 है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए वीवीपैट युक्त ईवीएम M2 M3 संस्करण आयोग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो 1989 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है? तो NV लोहानी है। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो रमा देवी थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल। चलिए इससे आए हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसमें चारों ही विकल्प सही हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही वह निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968
के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव, लोकसभा या विधानसभा के कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत प्राप्त करता है या किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है या फिर वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वह चुनाव आयोग को है। इनमें से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो अभी हमने देखा भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। तो जिसका सही ऑप्शन है वो सी है, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त कर नहीं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 4 से अधिक राज्यों में जब उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति मिलती है। तो क्या क्या प्रोविजन होते हैं देखते हैं। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1967 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जब निम्नलिखित 3 शर्तें से कोई एक पूरी होती है। पहली शर्त है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। तो 6% मत है और 4 लोकसभा सीट है, इस तरह से 6-4 याद रखेंगे, 6% मत और 4 लोकसभा सीट। दूसरी शर्त है कि उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने जाएंगे। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। इस तरह से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई है, क्योंकि हमने देखा था 6% मत या फिर जो है 4 लोकसभा सीटें। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं यदि वह राज्य स्तर का दल है। तो अगर वह 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल है तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा की अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर लेता। ऑप्शन सी सही है। और जो शर्तें हैं इसकी देख लेते हैं। तो निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1967 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, या फिर लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं उस राज्य से न्यूनतम एक लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दूसरी जो शर्त है, विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें अथवा न्यूनतम 3 सीटें जो भी ज्यादा हो। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम 1 सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो, या फिर लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 8% मत प्राप्त हो। इस तरह से विकल्प सी सही है। किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह संबंधित राज्य किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेती है। वह संबंधित राज्य किसी आम चुनाव में 2 सीटें जीत जाती हैं। तो पहला और दूसरा सही है, इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से प्रभावित था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी से। वर्ष 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार,
पीए संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं है। वर्तमान में 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसमें भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है तथा आम आदमी पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया था। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। साथ ही सीपीआई, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की गई? तो टीएमसी को प्रदान की गई थी। भारत में 2016 में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2019 में नेशनल पीपल्स पार्टी को तथा अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा टीएमसी का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो AB अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं किया गया है? तो वह समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी। वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रश्नगत दलों में से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो सीपीआई और अकाली दल दोनों ही एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं है और तेलुगु देशम भी नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसकी स्थापना 1922 में एनटी रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा सीपीआई का भी राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। आम आदमी पार्टी है जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे और इन्होंने 1936 में ये पार्टी बनाई थी। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की थी। इस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता पार्टी। पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1954 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। युग्म 1 सही है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। जबकि सी राजा गोपाला की जो पार्टी थी वो स्वतंत्रता पार्टी थी, न कि सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रकार से युग्म 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। राजनीतिक दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना वर्ष 1977 में जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। अतः 2 विकल्प यहाँ पर सही हैं। हम देखते हैं सीपीआई की स्थापना जो है 1925 में की गई है। सीपीएम की जो है 1964 में, AIDMK की 1972 में, तेलुगु देशम की 1982 में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। MN राय अवनी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में सिंगारवेलु चेट्टियार, ACB घाटे, मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय सीपीआई का स्थापना वर्ष 1925 है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 1920 में दिया गया है, जो कि 1 के 2 में है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी है। 1 का 3 सिर्फ एक विकल्प में है, सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ जो है 1951 में बना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, AIDMK 1972 में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में किस वर्ष हुआ था? तो 1964 में हुआ था और कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। इस तरह से ए में 1 और बी में 3, ऑप्शन ए में है। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, एआईएमटीएमसी 1998, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी हमने देखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, सीपीआई 1925 में, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में तथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी का हुआ है 1984 में, समाजवादी पार्टी का 1992 में तथा तेलुगु देशम पार्टी का 1982 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो है 1998 में है। इस तरह से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। ट्रेड यूनियन है तथा दलीय संबद्धता है। भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो भारतीय मजदूर संघ जो है भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी इंडियन का है। नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है तथा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, जो कि सीपीआई-एम का है। निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चे को 1996-97 के दौरान सत्ता में था लेकिन भाग नहीं थे? तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी थे, समता पार्टी था तथा हरियाणा विकास पार्टी था। तो इस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा की लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त दलों की प्रतिशतता दी गई है। जिस दल ने मतों की उपयुक्त प्रतिशत प्राप्त की है वह दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। 1984 में 7.5% लगभग, 1984 में 11.4%, 1991 में 22.4%। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। 2004 के चुनाव में भाजपा ने 133 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। इसमें केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए सही है। भारतीय जनता पार्टी का 2004 में 138 सीटें थी, 2019 में 303 तथा अगर 2024 की बात करें तो 240। जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का बात करें तो 2004 में 43 सीटें थी, 19 में 3 और तथा 2024 में 4 सीटें मिली हुई हैं। नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है। उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टीडीपी 30 सुमेलित नहीं है, जबकि सीपीएम को 32 सीटें मिली थी, बीजेडी को 10, बीएसपी को 14 सीटें मिली थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्री द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो केवल एक और दो दोनों ही सही हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई, परंतु इन सीटों की संख्या इतनी नहीं थी कि वह स्वयं अपने बल पर सरकार बना सके। इसके स्थान पर विपक्षी दलों ने गठबंधन कर वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। अतः राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया था तथा एक पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार के स्थान पर गठबंधन सरकारों का उदय हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। वह बहुत सी चीजों को बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो केरल में नहीं है। केरल में लगातार कांग्रेस तथा सीपीआई-एम के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल में ही सत्ता रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा ही दिया गया है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं, उसको 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो ए गलत है, आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं, जिसमें पहले महिलाएं नहीं थी, अतः संविधान में संशोधन कर ही महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता था। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं एनसीटी दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। अगला सवाल है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है, अतः विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है। किंतु मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है। इसके अन्य सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का भाग होता है? तो वह राजनीतिक व्यवस्था का भाग होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में लिखित संविधान है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो ये दोनों ही अलग अलग सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, इस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो मजदूर संघ के सदस्य को, मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन आदि भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से मतलब समूह आते हैं? तो मजदूर संघ है, किसान संगठन है, महिला संगठन है, व्यापारी संगठन है, विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है? तो दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है, उसको आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो रजनी कोठारी ने किया है। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। सीएम डीएस विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की है इन्होंने। वह दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो 15 फरवरी 1985 को। दल बदल निरोधक अधिनियम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 तथा राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ था। 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ यह अधिनियमित हुआ था। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 1985 में मिली। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो। अगला सवाल है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला भी निश्चित करना होता है। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है, इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची के पैरा 2 में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रावधान है। इसके पैरा के खंड 3 के अनुसार कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। इसका तात्पर्य है कि नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर निर्धारित नहीं होगा। अतः कथन एक सही नहीं है। 10वीं अनुसूची के पैरा 6 में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों के विनिश्चय के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, तो वह प्रश्न यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके तहत पीठासीन अधिकारी दल द्वारा दल बदल का मामला विनिश्चित करने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है, अतः कथन 2 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो जिससे वह संबंधित था। किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा, ये भी सही है। किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है, तो ये भी सही है। लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, तो ये सही है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के निर्वाचन के परिणामों के कुछ विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। जनता दल को 36% वोट तथा 116 सीटें, कांग्रेस को 31% वोट तथा 35 सीटें, भारतीय जनता को 20.4% वोट तथा 40 सीटें। मतदान विश्लेषण के लिए मतदाता सीट की अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति को अपनाने का इसका कारण माना जाएगा? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, अर्थात कुल वैध मतों की प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता है, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन में यही पद्धति प्रचलित है। अगला सवाल है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया है। साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने संघर्ष को भूपोर्तम का नाम दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं है, जबकि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग शामिल है। कामराज योजना का उद्देश्य था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी और यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई थी। अगला सवाल है, चुनावी बांड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है, तो ये सही है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किया है, तो ये गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे, ये भी सही है। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन कराया जाएगा, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी, ए, सी और डी सही है। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।